हाय दोस्तों, जो हमारे एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसको आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आज अध्याय 8 है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी ने की थी, जिसे आदिराज से भी संबोधित किया जाता था। उसने महाराज की भी उपाधि धारण की थी, जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी को माना जाता है। यह गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघवर्मन। लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था और साथ ही अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बोधि वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 4, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी ने पश्चिमी भारत उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा शकारी की उपाधि धारण की तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के विषय में सूचना प्राप्त होती है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां विक्रमांग, परम भागवत आदि हैं। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की। हरिश्रेण ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया है या उल्लेख किया है।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। समुद्रगुप्त की विजय नीतियों में परिचारिकाकृत नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह तथा कन्योपायन थी। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक या रूपक का नाम दिया गया था तथा इन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण करवाया। गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना या भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छपणक। छपणक फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नामों से भी जाना जाता है, के नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उत्कृष्टता के क्रम में नवरत्नों के नाम कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपणक, वरुरुचि, वेताल भट्ट तथा घटकर पर थे। क्वेश्चन नंबर 11, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम एवं नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में पाटलिपुत्रा, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा की घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। संस्कृत इस काल में ही राजभाषा बनी। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था या ओरिजिनेट हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में। शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लिखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एरण से।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख से हुआ है, जिसमें गोपराज सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरण नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। ह्वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। उसने भीनमाल की यात्रा भी की। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसके यात्रा विवरण को शी युग की कहा गया है। तीसरी शताब्दी में वारंगल यह वर्तमान में प्रसिद्ध था। ठीक है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान उत्तरी तेलंगाना लोहे के यंत्रों उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल का किला सन 1199 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ, जिसकी नींव राजा गणपति ने डाली और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया। वारंगल 12वीं सदी में काकतीयों की राजधानी था। काकतीयों के शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई। क्वेश्चन नंबर 18, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी तथा इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा एवं गृहवर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाना था। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्षी हैं। इसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्हड़। बाणभट्ट की कृति हर्षचरित एवं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं मिलती हैं। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 22, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। चलिए दोस्तों, छोटा अध्याय है, अध्याय 9, दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। इसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उरेयूर।
चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। करिकाल ने उरेयूर या तिरुचिरापल्ली को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उरेयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। कालांतर में चोल शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयालय। सन 1850 में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था। इसने पांड्यों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। इसने लगभग 21 वर्ष 871 ईस्वी तक शासन किया तथा निशुंभसूदनी देवी का मंदिर बनवाया और उरेयूर के स्थान पर तंजौर या तंजावुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक समय सिलोन या श्रीलंका की राजधानी था, को नष्ट कर दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने एक नौसेना के साथ सिंघल द्वीप या सिलोन की ओर अग्रसर हुआ। राजराज प्रथम के साथ युद्ध में सिंघल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुरम के स्थान पर पोलोनुरु को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। क्वेश्चन नंबर 4, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर के लेखों में मिलता है। चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रणों से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्तशासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक जिसने शासन किया ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार कर उसने जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण की थी। इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। संगमयुगीन साहित्यों से तत्कालीन चोल शासक करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, जिसने 1070 से 1122 ईस्वी तक शासन किया, ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंघल के राजकुमार वीरप्पेरुमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इस घटना की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। चोल अभिलेखों में कुलोत्तुंग प्रथम को शुंगम या शुंगमतवीर्त कहा गया है। इसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण में तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर तमिल भाषा में के नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह विश्व में प्रथम तथा एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है।
क्वेश्चन नंबर 8, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कदम्ब। प्राचीन संगम काल में संगम ग्रंथों की रचनाएं की गईं, जिसे संगम साहित्य कहा गया। इसमें चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव का विवरण प्राप्त है, जबकि कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया गया है। राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पुत्थपातु, इथेथोके तथा पदि नेकिल कन्नुक। जो भी हो भाई, समझ लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। चोल काल के राजा प्रायः अपने शासनकाल में ही युवराज का चुनाव कर देते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। संगम काल के तीनों राज्यों में से सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। चोल कालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम को कोट्टम या कमिश्नरी में, कोट्टम को नाडु या जिले में एवं प्रत्येक नाडु को कई कुर्मों या ग्राम समूह में विभक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल। चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व या कुदिरे, चगर, गज, कुंजर मल्लर एवं पैदल सैनिकों कैकोलस के साथ ही। चलिए दोस्तों, व्याख्या फिर से पढ़ देते हैं। चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व जिसे कुदिरे, चगर, गज, कुंजर मल्लर एवं पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। सेना की अग्र टुकड़ी तुषी और पिछड़ी टुकड़ी कुलय कहलाती थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चालुक्य। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य शासक विजयादित्य के भाई चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके कुशल प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्त से जानकारी मिलती है। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय या विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक रहा। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ अभियान किया तथा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा प्राचीन इतिहास का एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 9वां चैप्टर। ठीक है, और हम अगले वीडियो में जो है प्राचीन इतिहास का जो है चैप्टर उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।